नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज एक बड़ा दिन है क्योंकि चुनाव आयोग ने कर्नाटका के चुनाव की तारीख घोषित की है और जो तारीख बताई है उसमें 10 मई को चुनाव होंगे, यानी कि मतदान होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि जिस तरीके से पिछले एक साल से खासकर कर्नाटका में हम चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को अनफोल्ड कर रही हैं, अपने कैंपेन्स को अनफोल्ड कर रही हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर निकला है क्योंकि बसवराज बोम्मई की सरकार के खिलाफ ये आरोप लगते रहे कि वो 40% कमीशन की सरकार है और जिसके एक पुख्ता सबूत अभी हाल में भी मिले थे जब हमने देखा कि बीजेपी के एक एमएलए और उनका बेटा कैश के साथ पकड़ा गया था। अब क्योंकि चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, आज से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी शुरू हो चुका है और किस तरीके से कैंपेन ये बिल्डअप करेगा, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कैंपेन के दौरान किस किस तरीके की बातें रैलीज में करते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी को अभी हाल में डिस्क्वालीफाई किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि 2019 के जो चुनाव थे, कोलार में एक रैली थी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही थी। तो क्या इस तरीके का कंट्रोल अब जितने भी नेता हैं वो अपनाएंगे या वो कंट्रोल सिर्फ विपक्षी लोगों के लिए रहेगा, विपक्षी दलों के लिए रहेगा और बीजेपी के लिए कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जो चाहेंगे वो सब बोलेंगे। तो एक कर्नाटका के चुनाव पर इस समय एक क्या है कंप्लीट पिक्चर? क्या मोदी जी का जादू वहां चलेगा? क्या सिद्धरमैया का जादू चलेगा? एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ इस समय है और हैवी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए। तो चांसेस लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के हो सकते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस को उतने वोट्स मिलेंगे जिसमें कि वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे या फिर एक हंग असेंबली की तरफ कर्नाटका बढ़ रहा है? क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत वरिष्ठ मेहमान है एस श्रीनिवासन, जो कि एडिटर इन चीफ हैं द फेडरल के, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेशनल पॉलिटिक्स की जहां तक हम बात करें और नेशनल न्यूज की बात करें तो बहुत योगदान रहा है श्रीनिवासन सर का। थैंक यू सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और हमारा ये कार्यक्रम प्रकाश टीवी, उन्नति टीवी और क्यू वाइव तीनों नेटवर्क्स पर दिखाया जा रहा है और ये इंटरव्यू जो मैं आपसे कर रही हूँ। तो सर जो मेरा पहला सवाल है, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर सर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। सर जो पहला सवाल है कर्नाटका के संदर्भ में, आपको लगता है कि इस बार एक बहुत ही एक ऐसा क्लीन वर्डिक्ट आएगा या फिर जो लोग ये शंका जता रहे हैं कि नहीं हंग असेंबली हो सकती है, आपको पॉसिबिलिटी क्या लगती है कर्नाटका के चुनाव की? देखिए नीलू जी, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किस तरह का रिजल्ट आएगा। इसके बजाय हम प्रश्न को दूसरी तरीके से देखें कि चुनाव किस तरीके से कहाँ जा सकता है और उसका पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके के एक कंडीशंस में ये चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम इसलिए हो गया, हर चुनाव पे हम ये बात करते हैं कि अहम हो गया है, मगर ये चुनाव थोड़ा सा ज़्यादा मुख्य तो इसलिए रखता है, जैसे आपने खुद ही कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है, वो एक कारण है। उसके पहले उनका भारत जोड़ो यात्रा भी था जिससे उनका थोड़ा सा इमेज में भी परिवर्तन आया है, वो भी एक बैकग्राउंड है। तीसरा यह है कि बीजेपी बहुत ही आक्रामक दिखाई दे रही है क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस समूह को लेके, उसके बाद काफी आक्रामक हो गई है। पहली बार हमने पार्लियामेंट में देखा कि सरकार खुद पार्लियामेंट को चलाने में पार्लियामेंट एक्चुअली चलाना चाहिए सरकार को, उन्होंने खुद उसको रोका है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई हैं जिस कारण से ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि आप कर्नाटक चुनाव में थोड़ा सा पीछे जाके देखें, 2018 में चुनाव हुए थे, एक क्लियर मैंडेट नहीं आया था, मगर एक सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी, ऑपोजिशन में बीजेपी को बैठना पड़ा, मगर दिसंबर 2019 में सब बदल गया। 15 सीट में वैकेंसी हुए, कई सारे जो एमएलएज हैं वो कांग्रेस और जेडी को छोड़ के बीजेपी की तरफ चले गए और ये डिफेक्शन हुआ। उसके बाद चुनाव हुए, उसके बाद बहुमत अपने बना पाई, मगर अपने आप किसी चुनाव में बीजेपी भी बहुमत नहीं ला सकी है। यदि आप इतिहास देखें बीजेपी का, येडियुरप्पा उनके सबसे सक्सेसफुल लीडर रहे हैं, मगर वो भी खुद अपने आप एक मेजॉरिटी नहीं ला पाए।
दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखें और उसके पहले पिछले 2 दशकों से काफी अनस्टेबल गवर्नमेंट्स रही हैं वहां पर, मगर सिद्धरामैया एक सरकार 5 साल के लिए दे सके, वो 18 तक उनकी एक सरकार 5 साल के लिए चली। मगर उसके बाद जो बातें हुई वो तो आपने सुनी भी और देखा भी है आपने क्या हुआ। इन सब पृष्ठभूमि आप देखें, ये चुनाव का माहौल बहुत अलग है जो पहले होता था। दूसरी बात यह है कि बीजेपी कर्नाटका को गेटवे मानती है साउथ के लिए, दक्षिण भारत में दखल देने के लिए वो एक दरवाजा मानती है कि वहां से उनको जाना है, क्योंकि उनको वहां सक्सेस भी मिला है और उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई है। इस कारण उनके लिए स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनको बहुत सारे सीट मिले हैं, इसलिए भी वो जरूरी है। मगर इस 1-2 साल में वहां का पूरा का जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है कर्नाटका का, जो कि बहुत ही अलग होता था, वो एकदम बदल गया है, तस्वीर बदल गई है। वो इसलिए बदल गई है कि बहुत सारा बीजेपी आने के बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी वहां का बढ़ गया है। आपने बहुत सारी चीजें जो पहले उत्तर भारत में देखते थे, जिस तरह की बातें होती थी, वो दक्षिण में भी पहुंच गई। जैसे एक रिलीजियस पोलराइजेशन वाला इशू है, वो दक्षिण में पहले इतना नहीं सुना गया था। मगर यदि आप कंट्रोवर्सीज देखें, हलाल है या हिजाब है या मंदिर में मुसलमानों को भी कई जगह छूट थी कि वो भी जो है पूजा के सामान बेच सकते थे, उस पर भी इशू हुआ। इस तरीके से बहुत सारे इशू एक के बाद एक वहां आते गए, जो सब उस प्रदेश के लिए एकदम नया है। अब कई कोस्टल एरियाज में भी पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा, जहाँ पर भी एक रिलीजियस पोलराइजेशन देखा गया। उसके अलावा वहाँ के जो 2 बड़े जो कास्ट ग्रुप्स हैं, वोकलिगाज और लिंगायत्स, ये बहुत अहम रोल जो है वहाँ के पॉलिटिक्स में हमेशा ही उनका बड़ा रोल रहा है। उनका भी थोड़ा सा चर्न हुआ है, उसमें भी कुछ बदलाव आए हैं। जैसे वोकलिगाज हमेशा जेडी जनता दल सेकुलर के साथ रहे हैं, और लिंगायत्स एक बड़ा उनका जो घटक जो है वो हमेशा थोड़ा सा बीजेपी की तरफ रहा है। और कांग्रेस एक बाकी सब कोalition लेके, दलित को लेके और बाकी लोगों को लेकर उन्होंने अपना एक कोalition बनाया है, तो वो उनके साथ रहा है। मगर इन सब में भी काफी चर्निंग हुई है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें, कई सारे डिसीजन ऐसे लिए गए हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, और उसके पहले भी बीजेपी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं वहां पर। इसलिए वहां का एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अब ये बहुत आसान नहीं है कि इस तरह से आप उसको कह दें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां का जो आउटकम रहा है वो बहुत साफ नहीं रहा है। और क्या इस बार वहां की जनता एक क्लियर मैंडेट देगी, ये एक अहम सवाल है। यदि वो एक क्लियर मैंडेट देती है तो सिर्फ राज्य के लिए नहीं, इस देश के पॉलिटिक्स के लिए भी एक सूचक होगा किसी भी तरफ। यदि बीजेपी को बहुत क्लियर मैंडेट देती है तो उसमें उसके कई सारे मायने लगाए जाएंगे, और यदि कांग्रेस को अच्छा मैंडेट मिलता है तो उसके भी कई अलग तरह के जो हैं वो लगाए जाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव है इसके पहले, तुरंत पहले, वो चुनाव इम्पोर्टेंट तो थे। कोई भी प्रदेश का कितना भी छोटा हो बड़ा हो, इस देश में उस चुनाव में उसका एक महत्व है। मगर नॉर्थ ईस्ट का चुनाव और एक बहुत बड़ा राज्य कर्नाटका, जो कि साउथ और नॉर्थ के बीच में भी बैठा हुआ है, इसका चुनाव ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है और इसका महत्व बहुत ज्यादा है।